इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर सारी वीडियोस की लिंक है, आप वहां पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो भी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या बोलता है यहाँ पर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के आसपास, ये हमने अर्थ बना दी और इसके आसपास एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है। और आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन यहाँ पर आता है 0। उसको आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो वर्क का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है FD cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल भी आपको देखना पड़ता है। तो एंगल यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन और ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये बनता है 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0। तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो जब भी ये 90 डिग्री फॉर्म होता है तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर वर्क डन 0 होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, क्या वहाँ पर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो भी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें मोशन तो रहेगा, और मोशन रहेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो दैट मीन्स नहीं फोर्स लगाए फिर भी आपको उसकी पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगी। तो दैट मीन्स बिना फोर्स लगाए भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट पर है तो फिर बिना फोर्स लगाए वो मोशन में नहीं आएगी और वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रही है तो उस केस में ये चीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू F इंटू डी, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन भी हमारा 0 रहेगा। चाहे वो उसे 30 मिनट के लिए रखें या 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए भी, हमारे हिसाब से उसका वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में वो 0 ही आएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेटिंग कितनी है 15,000 वॉट। तो 10 घंटे में कितनी एनर्जी वो यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें एनर्जी का ही फॉर्मूला देखना है। तो देखो पहले हमने पावर निकाली, पावर है 1500 वॉट, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.5 किलोवाट। और यहाँ पर टोटल टाइम लगा कितना 10 घंटे, यहाँ पर उसने दिया है हमें। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर जो होगा वो एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है W/T। तो इस T को आप यहाँ ले जाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम, और वर्क ही तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर यहाँ पर आपने रखी 1.5 और टाइम रखा 10, तो टोटल एनर्जी हो गई 15 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई वो है 15 किलोवाट आवर। इसको अगर जूल में भी लाना तो आप जूल में भी ला सकते हो। तो ये बन जाएगा 15 इंटू 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर जूल में भी मिल जाएगा, ताकि इसका आंसर जूल में भी दे सकते हो। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास पेंडुलम बॉब है और वो बॉब ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे इस टाइप का बॉब होता है और ये इस टाइप से यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर। कुछ देर के बाद वो बॉब रेस्ट पर आ जाता है, तो जो एनर्जी उसके पास थी जब वो ऑसिलेट हो रहा था वो कहाँ गई। तो क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होती है क्या, इसको हम देखते हैं अभी। और आपको यहाँ पर पूरा इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब भी एक पेंडुलम मूव करता है तब सबसे एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ऊपर जहाँ तक वो है
तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन मतलब जहाँ पर वो रेस्ट पर था उससे कुछ हाइट पर होता है, और यहाँ सबसे ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 हो जाती है। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे जैसे बॉब नीचे जाता है तब यही एनर्जी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी, और फिर से ये ऊपर जाता है और वापस से वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, और फिर वहाँ पर वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती रहती है। तो यही सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन हमें पता है कि हमने पेंडुलम को जहाँ रखा है एयर के पार्टिकल्स हैं, और एयर के पार्टिकल्स उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, और धीरे धीरे एनर्जी लॉस होती जाएगी और हमारा पेंडुलम रुक जाएगा। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, एयर के पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये पेंडुलम हमेशा ऐसे ही घूमता रहता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुई है, बस वो दूसरे फॉर्म में बदल गई है। ठीक है, दैट मीन्स पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में तो वो चेंज हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका मेजर पार्ट हीट साउंड के फॉर्म में डिस्ट्रॉय होने लगा और वो जाकर रुक गई। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर वाइंड अप, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक मिलेंगे। दैट मीन्स ये हमारी अब लास्ट वीडियो होगी जो हम इसके बाद देखेंगे, और इसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा।